हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये पिछले वीडियोस में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एडिटिविटी की। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब ये कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हो तो आप चार्जेस को ऐड कैसे करोगे। तो भाई ये सिंपल चीज़ है कि आपका जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए आपको सिंपली जैसे आप स्केलर्स को ऐड करते हो वैसे ही चार्ज को भी ऐड करना होगा। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, समझ गए। तो भाई ये जो नॉर्मल एल्जेब्रिक सम होता है वैसे ही आपको इसमें परफॉर्म करना है और आप सीधा सीधा आप चार्जेस को ऐड कर दो। तो मान लो किसी सिस्टम के अंदर आपके पास कुछ चार्जेस देके रखा हुआ है, जैसे -2 कूलम, +5 कूलम, -3 कूलम, +8 कूलम, और आपसे कहा जाए कि भाई इसको ऐड कर दो, बताओ टोटल कितने चार्जेस है। तो सिंपली आप सबको ऐड कर दो, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। -2 +5 -3 +8 कितना हो जाएगा बताओ। -2 +5 विल बी +3, +3 -3 कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका 8 कूलम। तो ये 8 कूलम का चार्ज आपके पास इस सिस्टम में है। तो सिंपल जो प्लस और माइनस हम करते हैं वैसा ही चार्ज के साथ करना है, ठीक है। तो जैसे आप मास को ऐड करते हो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे आपको चार्ज को ऐड करना है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि मास नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा और ऐड होगा। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो स्केलर क्वांटिटी की तरह इसको डील करना है। चलो, तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे आ गई आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कि चार्ज को ऐड कैसे करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी मैं यहाँ पे बात करूंगा वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमको पता चलता है कि चार्ज का कोई भी वैल्यू या कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होता, इसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही पॉसिबल है। मतलब ये कि किसी भी बॉडी को आप कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दे सकते, आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ चार्ज ही दे सकते हो। क्वांटाइजेशन में देखो होता क्या है कि किसी भी चीज़ का, अगर मान लो कोई चीज़ क्वांटाइज्ड है, कोई क्वांटिटी अगर क्वांटाइज्ड है, तो उस क्वांटिटी का एक मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगा और उसके बाद उस मिनिमम वैल्यू का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हम बोलते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है और बीच के वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक 3 सेंटीमीटर का मार्कर है और ऐसे 3 सेंटीमीटर के बहुत सारे मार्कर्स हैं मेरे पास। मैं आपसे कहता हूं कि इस मार्कर का यूज करके आपको एक लाइन बनानी है। तो उस लाइन का जो लेंथ होगा वो कैसे होगा, देखो मार्कर को तोड़ना अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर इस मार्कर से मैं सबसे छोटी लाइन बनाऊं तो सबसे छोटी लाइन कितना पॉसिबल है बताओ। 3 सेंटीमीटर का पॉसिबल है, जिसमें मैं एक ही मार्कर यूज करूंगा। मार्कर को तोड़ना अलाउड नहीं है, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर से छोटी लाइन में नहीं बना सकता। एक मार्कर का 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, मान के चलते हैं, तो सबसे छोटा लेंथ जो बनेगा, सबसे छोटी लाइन जो बनेगी वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की। अच्छा, 3 सेंटीमीटर के बाद मैं अगला डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर बना सकता हूं, जिसमें मुझे 2 मार्कर लगेंगे। तो पॉसिबल लेंथ्स में जो मार्कर से बना सकता हूं वो है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और बीच के वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। मार्कर से मैं 7 सेंटीमीटर का लाइन बनाना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ना अलाउड नहीं है, और सबसे छोटा लेंथ 3 सेंटीमीटर पॉसिबल है। और उसके बाद आप देखो, 3 सेंटीमीटर को आप 3 × 1 लिख दो, 6 सेंटीमीटर को आप 3 × 2 लिख सकते हो, 9 सेंटीमीटर को आप 3 × 3 लिख सकते हो, 12 सेंटीमीटर को आप 3 × 4 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। और ऐसे ही लेंथ बनेंगे आपके 3, 6, 9, 12। तो आप देखो कि इसका मिनिमम लेंथ जो है, एक तो मिनिमम लेंथ है वो एक पॉसिबिलिटी है, और उसके अलावा बाकी जितने भी लेंथ्स हैं उसमें आप देखो ये मिनिमम वैल्यू जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर रखा है इंटीजर्स में, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो उसी मिनिमम वैल्यू में अब देखो क्या हो रहा है, आपके सारे इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपका जो भी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है उसी में आपको इंटीजर्स मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, 3, 4।
और उससे जो वैल्यू मिलेगा बस वही वैल्यूज पॉसिबल है इस लेंथ का फिलहाल, राइट। इतना ही लेंथ में बना सकता हूं। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट देता हूं कि मैं इससे जो भी लेंथ बना रहा हूं मार्कर से वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है मतलब कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है बीच का, एक मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है और उसी की अब इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। उसमें आप 2 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई करो और वही लेंथ्स पॉसिबल होंगे, उसके अलावा दूसरे लेंथ्स पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम बोलेंगे कि भाई इससे जो लेंथ बनेगा वो क्वांटाइज्ड है। चार्ज भी उसी तरह से क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज का एक मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, उससे कम चार्ज आप किसी बॉडी को नहीं दे सकते। और फिर आप जो बड़े चार्जेस दोगे, ज्यादा अमाउंट वाले चार्जेस दोगे, वो उसी मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब आप बीच के कोई भी वैल्यूज चार्ज की किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है बताओ? रीजन बड़ा सिंपल है। देखो, जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो हम चार्ज कैसे करते हैं? देखो, जाहिर सी बात है कि एक बॉडी से चार्ज निकलेगा, मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जाता है। तो बॉडी का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही होता है ना। तो भाई मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। तो मिनिमम अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आप उसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके चार्ज करोगे। जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जिसके पास से निकल गया उसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है वो होता है ई, माइनस ई। माइनस ई का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका मतलब आपने माइनस ई चार्ज ट्रांसफर किया है। माइनस ई का मतलब इतना चार्ज। और याद रखना, जिस बॉडी से ट्रांसफर हुआ है उस बॉडी पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा, जिसको हम प्लस ई लिख सकते हैं। समझ गए? तो अब ये बार बार मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, मैं इस पूरे नंबर की जगह ई लिख दे रहा हूं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उसको प्लस ई मिला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया है उसको माइनस ई चार्ज मिला। तो ये लोएस्ट चार्ज है जो आप किसी बॉडी को दे सकते हो, चाहे पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ये वाला नंबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये लोएस्ट पॉसिबल चार्ज है जो किसी बॉडी को दिया जा सकता है। इससे कम चार्ज देना, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव में हो सकता है और नेगेटिव में हो सकता है। इससे कम चार्ज देना किसी बॉडी को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ के चार्ज आधा आधा बांट नहीं सकते। तो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, या तो 2 जाएगा या तो 3 जाएगा। तो मिनिमम चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, तो या फिर तुम इन शॉर्ट बोल दो ई, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका मिनिमम चार्ज है जो किसी बॉडी को दिया जा सकता है, प्लस या फिर माइनस में। अब मान लो मुझे इस बॉडी को और चार्ज करना है, तो क्या करोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दोगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दोगे तो अब इसके पास चार्ज आ जाएगा 2e, -2e इसके पास और +2e इसके पास। तो मैग्नीट्यूड 2e हो गया। 2e का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो चार्ज 3e हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना होता है? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, है ना। ई का वैल्यू डाल दो, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डालोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा। इसका मतलब आप किसी बॉडी को या तो इतना चार्ज दे पाओगे, या तो डायरेक्टली ये चार्ज दे पाओगे, या फिर उसके बाद ये चार्ज दे पाओगे। बीच का चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। यदि आपके मन में ये है कि चलो यार मैं उसको 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज देना चाहता हूं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इसके बीच में आ रहा है और इसके बीच के वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। या तो सिर्फ आप ये दे सकते हो, या तो इसका डबल दे सकते हो, या तो उसका 3 टाइम्स दे सकते हो, या तो उसका 4 टाइम्स दे सकते हो, प्लस में भी और माइनस में भी। समझे? तो इसका मतलब चार्ज किसी बॉडी को जब आप दे रहे हो तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, उसके बाद सारे उसके वैल्यूज इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। क्लियर है ये चीज?
ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकता हूं। तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि किसी के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो चार्ज का क्या वैल्यू होगा बताओ। अगर मैं चार्ज का वैल्यू क्यू लेके चलता हूं, चार्ज क्यू, तो उसका वैल्यू भाई या तो ई होगा प्लस और माइनस ई, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या तो ये हो सकता है, या तो भाई प्लस और माइनस 2 ई हो सकता है, या प्लस और माइनस 3 ई हो सकता है, या प्लस और माइनस 4 ई हो सकता है, एंड सो ऑन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो ये चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो ये, 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करोगे तो ये चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो ये चार्ज। तो मैं काम करता हूं यहां पे Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई लिख देता हूं। याद रखना यहां पे जो नंबर है 2, 3, ये नंबर्स आपको बताएगा कि आपने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है उस चार्ज को देने के लिए। तो अगर प्लस और माइनस 4e चार्ज मुझे देना है तो क्लियर है कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक के लिए ई, 4e के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इन शॉर्ट इसको अगर मैं Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई लिखता हूं तो आपका n का वैल्यू जो है वो मिनिमम 1 हो सकता है। हाँ, अगर आप 0 चार्ज दे रहे हो तो 0 हो जाएगा, पर मैं 1 से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। ये चार्जेस आप दे सकते हो। और यहाँ पे आपको पता है कि n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड किए हैं वही n का वैल्यू बताएगा। समझ रहे हो कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो प्लस और माइनस 2 ही चार्ज, 3 किया तो प्लस और माइनस 3, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो आपके पास चार्ज आ जाएगा प्लस और माइनस n। अगर मैं एक सेकंड के लिए प्लस और माइनस n को हटा दूं, प्लस और माइनस को हटा दूं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आप Q का फॉर्मूला लिख सकते हो Ne। तो जो भी चार्ज है आप, इससे आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो आपने जितना चार्ज बॉडी को दिया है अगर उसको आप E से डिवाइड कर दो, E का मतलब होता है ये नंबर, अगर आप उसको E से डिवाइड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। सिंपल है, समझे? तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इससे ढूंढ सकते हो कि कितना आपको ट्रांसफर, या फिर आपको अगर इतना चार्ज ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, ये ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, E से डिवाइड कर दो। ये बात याद रखना कि n जो है वो एक इंटीजर ही होगा। देख रहे हो वहां पे 1 2 3 4 5 6 7, इंटीजर के अलावा कोई दूसरा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही इंटीजर्स ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो भाई ये है पूरे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो मुझे आप बताना कि आपको क्वांटाइजेशन अच्छे से समझा है कि नहीं। मैं बोल रहा हूं कि मैंने किसी बॉडी को चार्ज दिया लेट्स से 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं? ये तो आप देख के बता सकते हो कि भाई जो मिनिमम वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, तो इतना चार्ज देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई ये उससे भी छोटा है, जो मिनिमम चार्ज हम दे सकते हैं उससे भी छोटा है, तो इतना चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मिनिमम ही 10⁻⁹, इससे छोटा चार्ज मैंने लिख रखा है, तो ये आप दे नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1.7 इंटू 10⁻⁻, लेट्स से 19 कूलम चार्ज, क्या आप किसी को दे सकते हो? अब देखो, अगर मान लो ऐसे कोई रैंडम वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए, या एक काम करते इसको 8 कर देते हैं, ठीक है, 10⁻18 कूलम, क्या इतना चार्ज किसी को दिया जा सकता है? तो देखो, बात तो देखो ये है कि इससे तो ज़्यादा ही चार्ज है, मिनिमम से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू ढूंढ लो आप। अगर n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है तो फिर ये चार्ज देना पॉसिबल है। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो ये चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को पता है n इज इक्वल टू Q अपॉन E होता है, तो 1.7 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 जो कि E का वैल्यू है, ठीक है। तो भाई ये अब आपका क्या हो जाएगा बताओ, 1.7 इंटू 10⁻1 हो जाएगा यहाँ पे 19 जाने के बाद, डिवाइडेड बाय 1.6 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 1.6। अब ये आपको पता है कि ये वाला वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा,
17 को 1.6 से डिवाइड करोगे देन यू विल नॉट गेट एन इंटीजर। तो ये इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। इसका मतलब अपने बॉडी को इतना चार्ज देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई देखो इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा इसका इंटीजर वैल्यू तो नहीं आएगा ना। तो अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आया, मान लो किसी का वैल्यू 2.75 आ गया n का वैल्यू, तो यार n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर आप कर रहे हो तो 2.75 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करोगे, इलेक्ट्रॉन तो टुकड़े में नहीं हो सकता ना। तो जरूरी है कि आपका n का वैल्यू जो है वो एक इंटीजर हो। ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। चलो यहाँ पे अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं कोई दूसरा वैल्यू देता हूँ, ठीक है। वैल्यू देख के डायरेक्ट नहीं बोलता ना, इसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 1 कूलम चार्ज देना पॉसिबल है क्या, सॉरी 1 कूलम में लिखता हूँ, 1 कूलम चार्ज देना किसी को पॉसिबल है क्या, 1 कूलम की बात कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻19 ऊपर चला जाएगा। अच्छा 1/1.6 कितना होगा बताओ, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको 0 हटा के 10 डाल दोगे तो 10/16 जो होता है वो होगा 16 0 पॉइंट, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 16 6 96 और ये 0.625 हो जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, 16 6 96 होगा, 4 बचेगा, 16 2 32 और उसके बाद 16 5 80, हाँ 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19। अब बताइए मुझे कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। आपको लग रहा होगा कि नंबर जो है वो इंटीजर नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे 10⁻19 आपको दिख रहा है, 0.625 एक इंटीजर नहीं है, पर ये होल नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 और उसके बाद फिर यहाँ पे 16 + 3 19 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे जीरो आ जाएंगे टोटल, है ना। 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो ये इंटीजर हो गया ना। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा लगता है कि यार इंटीजर है कि नहीं है, ये बिल्कुल इंटीजर है। आप आगे नंबर देखो 10⁻19 मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो क्योंकि n इंटीजर है तो इसका मतलब आप 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हो, समझे। हाँ उसके लिए आपको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के सामने 1 कूलम चार्ज देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है। अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हो तो आप बॉडी जो है आपका वो 1 कूलम से चार्ज हो जाएगा, समझ गए। तो भाई ये तो बात हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। अगला प्रॉपर्टी और अगली बात हम करेंगे और वो होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एक सेकंड में इसको रब कर लेता हूं, जस्ट अ सेकंड। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेट मतलब उसको मतलब वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई एक ऐसा सिस्टम जो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो इसके अंदर का जो टोटल चार्ज होगा वो जितना है वो हमेशा उतना ही रहेगा। मतलब चार्ज कभी मरेगा नहीं और चार्ज नया भी कोई पैदा नहीं होता, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। जैसे अगर सपोज करो एक दो बॉडी है, मान लो इस दो बॉडी को हमने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, अगर आप दोनों बॉडी को घिसते हो तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां ट्रांसफर हो गया तो इसके पास माइनस ही चार्ज आएगा। मान लो फिलहाल अभी टोटल चार्ज 0 है, इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज क्या है 0 है, क्योंकि ये बॉडी भी न्यूट्रल है और ये बॉडी भी न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज सिस्टम का क्या हो गया 0। ओवरऑल इस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है तो 0 ही रहेगा हमेशा अगर आइसोलेटेड है तो, किसी के साथ अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो, क्योंकि चार्ज ना कभी पैदा होगा और ना ही मरेगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो अब अगर मान लो आपने यहां से घिस के एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास माइनस ही चार्ज आ गया, लेकिन वहीं पे इसके पास प्लस ही चार्ज भी तो आ जाता है। तो अगर आप इन दोनों को फिर से ऐड करोगे प्लस ही माइनस ही तो फिर 0 हो जाएगा।
अच्छा मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास +2 ही चार्ज हो जाए, -2 ही चार्ज हो जाएगा, और इसके पास +2 ही चार्ज आ जाएगा। अगेन -2 ही और +2 ही टोटल मिला के फिर से सिस्टम का चार्ज 0 हो जाएगा। तो सिस्टम का टोटल चार्ज जितना था उतना ही रहने वाला है। आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, तो एक्स्ट्रा कोई चार्ज पैदा होने वाला नहीं है और ना ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। सो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। समझ गए? जितना है उतना ही रहने वाला है ना। किसी रीजन की वजह से अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से बाहर निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया है, तो इसका मतलब यहाँ से मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक दिया, तो इसके पास क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ही चार्ज आ जाएगा। अब याद रखना कि ऐसा नहीं कि कंजर्वेशन फेल हो गया, क्योंकि अब ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं था। अगर जिस बॉडी को आपने ये इलेक्ट्रॉन दिया है उसको सिस्टम में ले आओगे, तो फिर से इन दोनों का चार्ज जो है वो कंजर्व्ड ही रहेगा। बस क्या हुआ, इधर से जितना गया उधर उतना चार्ज, जैसे प्लस माइनस ही, अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दिया है तो बाहर माइनस ही चला गया, तो इसके पास प्लस ही आ गया। तो आप देखो ये सिस्टम कंसिडर करोगे तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज अभी भी कंजर्व्ड है, 0 है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं से मैंने इलेक्ट्रॉन एक फेंक दिया बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, अब मैं इस सिस्टम को बस कंसिडर कर रहा हूं। तो इस सिस्टम में आप देखोगे कि टोटल चार्ज +E है। सिस्टम का क्या है? टोटल चार्ज +E, क्योंकि सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया मैंने, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसका +E चार्ज है। तो फिलहाल इस पूरे सिस्टम का, ये जो 2 बॉडी का सिस्टम है, इसका चार्ज +E है। अब फिर देख लो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन तुमने यहां से निकाल के यहां दे दिया, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां दे दिया तो एक माइनस ही यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद +E पहले से ही था, उसके अलावा एक माइनस ही यहां पे आ जाएगा। नहीं, गड़बड़ कर रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से इसको दिया ना, तो इसके पास माइनस ही आ जाएगा और इसके पास एक +E और आ जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम का चार्ज आप निकालोगे तो -E + E + E टोटल कितना हो जाएगा बताओ? ये कैंसल, +E, बस वही जो पहले था। तो आपका चार्ज जो है बस यहां से वहां ट्रांसफर हो सकता है। जितना चार्ज है सिस्टम में उतना चार्ज ही रहने वाला है, नया चार्ज कभी पैदा नहीं होता, ना ही नया चार्ज मरता है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम कंसिडर करता हूं, तो पूरे यूनिवर्स में शुरुआत में जितनी चार्ज थी, पहले जितनी चार्ज थी, आज भी उतने ही चार्ज है, और फिजिक्स के रूल के हिसाब से कल भी उतना ही चार्ज रहेगा। नया चार्ज हम कभी पैदा नहीं कर सकते, और ना ही जरा सा भी चार्ज इस पूरे यूनिवर्स से हम खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। जितना चार्ज है उतना ही चार्ज होता है किसी सिस्टम में। हाँ, बस यहां से वहां ट्रांसफर हो सकता है। मेरे बॉडी को किसी ने चार्ज कर दिया, तो भाई वहां से कुछ चार्ज मेरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया, पर जितना नेगेटिव चार्ज मेरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ होगा उतना ही पॉजिटिव वहां आ गया होगा, टोटल उतना ही रहता है। ठीक है? तो पूरे यूनिवर्स का अगर आप सिस्टम कंसिडर करो तो आप चार्ज बढ़ा या कम नहीं कर सकते, उतना ही रहने वाला है। तो ये हो गई भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात, समझ गए? चलो अगले 2 और प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, उसको भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई एक प्रॉपर्टी और है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, और ये हमने देख लिया। इसका मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कि आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफरेबल का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक ट्रांसफरेबल, हाँ मुझे लगता है सही है। चार्ज आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वहां पे वैलिड होगा। 5वीं चीज है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ना करे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज ना हो। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या चक्कर है, देखो, जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, और ये बॉडी जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ। अब मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जैसे मैं रोड पे खड़ा हूँ, रोड पे ये बॉडी रखा हुआ है, तो मैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ, अभी के लिए फिलहाल समझ लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से मैं देख रहा हूँ, रोड से देख रहा हूँ तो मेरा रोड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां से आप देखोगे तो ये बॉडी मुझे रेस्ट पर नजर आएगा, तो ये बंदा आपको बोलेगा कि हाँ चलो भाई ये बॉडी कहाँ पे है, कैसे है, रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसको जब ये देखता है इसको, तो इसकी वेलोसिटी इसको 0 नजर आती है। लेकिन आपको पता है कि अगर सपोज करो साइड से कोई बस जा रही है,
तो जब हम बस के अंदर होते हैं तब हमको बाहर की चीज़ें मूव होते हुए नजर आती है ना। तो अगर मैं बस के अंदर कोई बंदा खड़ा है और वो उसको देख रहा है तो वो बोलेगा नहीं यार ये तो अभी यहाँ पे अभी बंदा बस के अंदर यहाँ चला आया, तो बोलेगा यार ये तो भाई बॉडी पीछे जा रहा है। तो इस बंदे को जो बस के अंदर है उसको ये वेलोसिटी में नजर आएगा, लेट्स से कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो पीछे जा रहा है। तो वो बोलेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये जो आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पीछे जा रहा है। ये सेम ब्लॉक इसको रेस्ट पे नजर आ रहा है, सॉरी इसको मोशन में नजर आ रहा है और इस बंदे को रेस्ट पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये कहाँ पे है, ये बाहर है। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वेरी करता है। अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया तो इसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको अलग अलग नजर आएगी। लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं होता। अगर सपोज करो आप बस के अंदर से चार्ज को देखो, मान लो इसके ऊपर यहां खड़े होकर आप देख रहे हो इसको, तो इसमें +5 कूलम चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप बस के अंदर खड़े होकर मूविंग बस के अंदर जो बस मूव कर रही है और फिर आप इसको देखोगे तो आपको +5 कूलम का ही चार्ज नजर आएगा। चाहे आप भाग के देखो, रुक के देखो, जैसे करके भी देखो, ऊपर उछल के देखो, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको चार्ज अलग अलग नजर नहीं आता बल्कि सेम नजर आता है। तो हम बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। वेलोसिटी की तरह वो वेरी नहीं करता अलग अलग फ्रेम में, बल्कि सेम रहता है हर फ्रेम में। अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जैसे अभी के लिए फिलहाल जितनी फिजिक्स आपने पढ़ी है उसमें मास भी इनवेरिएंट होता है। मैं यहां से देखूं तो भी ये 5 किलो का होगा और बस के अंदर से देखूं तो भी ये 5 किलो का होगा। लेकिन आगे आप जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में ही आगे जब जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, तो मॉडर्न फिजिक्स में एक रूल के हिसाब से, एक लॉ के हिसाब से मास इनवेरिएंट नहीं होता। अगर आप खड़े होकर इसको देखते हो तो आपको 5 kg नजर आएगा, लेकिन अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर आप खुद मूव कर रहे हो तो मूव करते करते अगर आप इसको देखते हो तो आपको इसका मास 5 किलो से थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। अब ये थोड़ी अजीब बात है और वैसे अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा था कि इवन मास भी इनवेरिएंट नहीं होता है आगे जाके फिजिक्स में, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के बाद भी, इस नियम के बाद भी, चार्ज इनवेरिएंट होगा। चार्ज चाहे आप भागते हुए जाओ देखो या फिर रुके हुए देखो, ठीक है। अभी तो फिलहाल मॉडर्न फिजिक्स में इवन मास भी इनवेरिएंट नहीं रहा। भाग के अगर किसी चीज को आप मेजर करते हो भागते हुए या फिर मोशन में रहने के बाद, तो आपको थोड़ा सा भारी नजर आएगा। और अगर आप रुक के मेजर करोगे, रुक के आप मास देखोगे तो उसका थोड़ा मास कम होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो न्यूटन की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें तो आपका मास इनवेरिएंट होता है, मास बदलता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ते ही है ना, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि मास हर जगह सेम होता है, लेकिन वेट चेंज होते रहता है, तो मास चेंज नहीं होता है। लेकिन आगे मॉडर्न फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट आता है, वो एक आइंस्टाइन का इक्वेशन है, उसके हिसाब से मास अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आपको नजर आता है। तो मास भले ही आए आगे जाने के बाद मॉडर्न फिजिक्स में, पर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के बाद भी मॉडर्न फिजिक्स के रूल्स में भी चार्ज जो है वो फिर भी इनवेरिएंट होता है। चार्ज आपको किसी भी फ्रेम में सेम नजर आएगा बॉडी पे, समझ गए। तो ये एक डिफरेंस जरूर आपको मास और चार्ज में दिख जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में, पर फिलहाल मैं उसकी बात और उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा, क्योंकि हम फिलहाल न्यूटन की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, कई साल पहले की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि मास जो है वो नहीं बदलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन जाहिर सी बात है JEE का जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे तो पूरी फिजिक्स के साथ पूछी जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि मास वेरी करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, इनवेरिएंट नहीं रहता। लेकिन भाई चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, ठीक है। तो उसमें चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स कंसिडर करो उसके बाद भी। खैर ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, और इसके अलावा मैं चार्ज और मास में कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं। ये डिफरेंस क्लियर है, आप भी जानते हो। सो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, थोड़ा ध्यान से देख लो। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो यहां पे देखो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है।
तो आप बस के मूविंग बस के अंदर से देखोगे तो मास थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप सपोज करो उस ऑब्जेक्ट के बगल में खड़े हो और आप रेस्ट पे हो, तब आप मास मेजर करोगे थोड़ा सा कम नज़र आ सकता है। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, ना कि हम जो फिलहाल न्यूटन का फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो मास नहीं बदलता, पर क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं तो देख लेते हैं। लेकिन चार्ज इनवेरिएंट रहता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डजंट डिपेंड ऑन, तो आप कहीं से भी देखो आपको चार्ज सेम नजर आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो, दूसरी बात ये होती है कि भाई आपका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है, सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन आपका मास जो होता है वो हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव होने का। ये एक और डिफरेंस आपको चार्ज और मास में नजर आ सकता है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से ही, फिर से मॉडर्न फिजिक्स में घुसेंगे। आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से इवन मास जो है वो कंजर्व नहीं होता, मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। मास हमेशा कंजर्व नहीं होता है, बल्कि मास डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, लेकिन उस मास को डिस्ट्रॉय करके हम एनर्जी बना सकते हैं। आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², बड़ा ही फेमस इक्वेशन है। उसमें आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप इतना मास डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उस मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि मास गायब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, और उतना ही एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे जो है वो वैलिड नहीं होता इस केस में। तो हमेशा मास जो है वो कंजर्व नहीं होता। लेकिन नॉर्मल डेली लाइफ में जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, नॉट मॉडर्न फिजिक्स, जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पे मैंने पहले बताया कि मास कंजर्व होता है। लेकिन चार्ज भाई मॉडर्न फिजिक्स में भी चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चाहे तुम कहीं भी फिलहाल एकदम नई फिजिक्स भी पढ़ लोगे तो भी चार्ज का ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, अगर बॉडी में चार्ज है, इफ चार्ज इज देयर देन मास इज देयर। अगर चार्ज है तो मास होगा, चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता। लेकिन अगर बॉडी में मास है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज भी होगा ही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, इसके पास मास है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं कुछ लेकर आया हूं और उसके पास चार्ज है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके पास मास ना हो। क्योंकि देखो, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, और मैटर मैंने कैसे डिफाइन किया था, मैटर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो अगर किसी बॉडी के पास चार्ज होता है तो डेफिनेटली मास होगा। हाँ, अगर मास नहीं है तो एक तो पहले बात यह कि वो मैटर ही नहीं होगा, और मैटर नहीं है तो उसके पास चार्ज भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट डजंट हैव मास, लाइट एक प्रॉपर लाइट जो है वो मैटर नहीं है, वो हम रेडिएशन में काउंट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, इसमें भी थोड़ा गड़बड़ है पर ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो लाइट के पास मास नहीं होता, तो भाई लाइट के पास चार्ज भी नहीं आ सकता। अगर चार्ज है तो मास होगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके पास चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से और प्रोटॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भाई अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होंगे ही ना, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और प्रोटॉन के पास भी मास होता है। तो बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है। सो इफ चार्ज इज देयर देन मास इज देयर, या फिर आप ऐसे लिख दो इसको, विदाउट मास चार्ज कैनॉट बी देयर, बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता। बट विदाउट चार्ज मास कैन बी देयर। लेकिन भाई बिना चार्ज का मास तो रह सकता है ना, बॉडी में मास है लेकिन बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, मैटर न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन अगर चार्ज है तो भाई मास तो होगा ही, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही मास आ रहा है, चार्ज आ रहा है।
और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास होता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे अगर मान लो किसी बॉडी को तुमने चार्ज किया तो याद रखना कि उसका मास भी बदल जाता है। अगर चार्ज अगर आप देते हो या लेते हो तो उस हिसाब से मास भी चेंज हो जाता है। मैं आपको क्लियर एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आपने इसको दे दिया तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया। जिसके पास आपने इलेक्ट्रॉन दिया है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा मास आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका मतलब जिसको नेगेटिवली चार्ज किया है, जिसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, उस बॉडी का इतने से मास बढ़ जाता है, और आपने जिसको पॉजिटिव चार्ज किया है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो भाई वो बॉडी का इतना मास कम हो जाएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर आपने बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो दो इसका डबल कर दो मास, उतना मास उसका बढ़ गया, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका उतना मास कम हो जाएगा। इसका मतलब जिस बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज करते हो इलेक्ट्रॉन देकर, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है वो बढ़ जाता है, और जिस बॉडी को आपने पॉजिटिवली चार्ज किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, तो उस बॉडी का मास जितना इलेक्ट्रॉन निकाला है उस इलेक्ट्रॉन के मास उतने से कम हो जाता है। तो इसका मतलब बिना मास चेंज किए आप बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, राइट? आप अगर बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो उसका मास भी चेंज होगा, ये गारंटीड है, फिक्स है। नेगेटिव चार्ज किया इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिला, उसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इतना बढ़ेगा, 2 मिला तो इसका डबल हो जाएगा। जिस बॉडी को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, जितना इलेक्ट्रॉन निकाला उतना मास जो है इलेक्ट्रॉन का उसका कम हो जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ जाता है। बिना मास चेंज किए आप बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी बातें आपको मैंने इस पूरी वीडियो में बता दी। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।